नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम आज से शुरू कर रहे हैं आरओ एआरओ और यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट। तो आज का जो है ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, पूरे इसमें 150 प्रश्न होंगे जो जीएस के होंगे। इसमें हम एक क्लास में 50 प्रश्न कवर करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में 50 प्रश्न हम कवर करेंगे और एक प्रैक्टिस सेट 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा 3 क्लास में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन से सही हैं? न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। ठीक, तो ये तीनों ही विकल्प सही हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार तीनों विकल्प सही हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? डी। 1, 2, 3 तीनों विकल्प सही हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ अभिलेख दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित शासक हैं। ठीक है, नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र का है, हाथी गुम्फा खारवेल का है, भीतरी अभिलेख पुलकेशन द्वितीय का है और गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का है। ठीक, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो वो है भीतरी अभिलेख। कौन सा सही नहीं है? भीतरी अभिलेख सही नहीं है। ठीक है, ये वाला गलत मिलान है। नासिक अभिलेख किसका है? गौतमीपुत्र शासक थे। हाथी गुम्फा खारवेल का है और गिरनार रुद्रदामन प्रथम का है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, लोथल की एसआर राव ने, सुरकोतरा की जेपी जोशी ने और धौलावीरा की बीके थापर ने। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो है डी। क्या नहीं है सही सुमेलित? डी नहीं है। बाकी हड़प्पा की दयाराम साहनी ने, लोथल की एसआर राव ने और सुरकोतरा की जेपी जोशी ने की थी। ठीक, तो 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करना है। तो कुंभा वैदिक नदियाँ आधुनिक नाम। कुंभा का नाम क्या था? कुंभा का काबुल था। परसुड़ी का रावी था। सदानीरा का क्या था? गंडक था। और सतुद्री का नाम क्या है? सतलज है। ठीक है, कुंभा का नाम क्या है? काबुल पूछ लिया जाता है। परसुड़ी का रावी है। सदानीरा का गंडक है। सतुद्री का सतलज है। तो पहले का क्या हो जाएगा? दूसरा तीसरा। ठीक है, 2, 3 और 1, 4। 2, 3, 1, 4 उत्तर में देखते हैं। 2, 3, 1, 4 किस में है? बी में है। 2, 3, 1, 4 किस में? बी में। तो 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा बी। 4 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? अनेकांतवाद, सर्वास्तिवाद, शून्यवाद या स्यादवाद? तो अनेकांतवाद और स्यादवाद ये किससे संबंधित हैं? ये जैन धर्म से संबंधित हैं। अनेकांतवाद और स्यादवाद ये किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से। पहला चौथा किसमें है? ए में। तो ए उत्तर सही हो जाएगा। शून्यवाद किससे संबंधित है? नागार्जुन से। शून्यवाद किससे संबंधित है? नागार्जुन से। ठीक, तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, जिसमें अनेकांतवाद और स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत हैं। 6वां प्रश्न है, एक तरफ महाजनपद दी है, दूसरी तरफ राजधानी दी है, मिलान करना है। ठीक, तो मत्स्य की क्या है? मत्स्य की विराटनगर है। कुरु की क्या है? इंद्रप्रस्थ है। सुरसेन की क्या है? मथुरा है। और अस्मक की क्या है? पोतन है। तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 देखते हैं विकल्प में। 3, 4, 1, 2 किस में है? 3, 4, 1, 2 किस में है? सी। किस में है? सी में है। तो सी इसका हो जाएगा उत्तर सही। ठीक है, मत्स्य की क्या हो जाएगी? विराटनगर। कुरु की इंद्रप्रस्थ। सुरसेन की मथुरा और अस्मक की पोतन। और दक्षिण भारत की एकमात्र जो जनपद है या राजधानी वो क्या है? अस्मक है, जो दक्षिण भारत में अवस्थित है। ठीक है, 7वां प्रश्न है, एक शब्द है उसका विवरण। तो कौन सा विचार युग्मों में बताना है कि कौन सा सही है? एरीपत्ती भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। अगला है तनियूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। और एक है घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय क्या बोलते हैं? घटिका। तो ए और ए भी सही है और तीसरा भी सही है। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। चलिए विकल्प में देखते हैं पहला तीसरा। तो पहला तीसरा किस में है? डी में है। तो इसका 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 7 का डी हो जाएगा। ठीक, अगला है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो कौन थे? चोल, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो वो थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। 2, 3, 4। 2, 3, 4 किस में आ रहा है? सी में। ठीक है, पाल थे, प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार बोलते हैं इनमें। गुर्जर प्रतिहार, पाल,
गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, तीनों वंश थे। तो 2, 3, 4 हो जाएगा किसमें, सी में। तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, सी। 9वां प्रश्न है, रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य का ये दार्शनिक है, दर्शन से मिलान करना है। तो रामानुजाचार्य किससे हैं, रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद से हैं। मैंने बताया था राम क्या थे, प्रभु राम विशिष्ट थे, तो ऐसे याद कर लो। रामानुजाचार्य किससे हैं, विशिष्टाद्वैतवाद से हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था ये मैंने आधुनिक भारत का जो इतिहास कराया उसमें ट्रिक बताई थी। फिर डी एम बताया था, माधवाचार्य किससे हैं, द्वैतावाद से। डी से द्वैतावाद हो गया, एम से माधवाचार्य हो गया। फिर मैंने बताया था DDN तो द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य, DDN हो गया। अब वल्लभाचार्य को याद कर लो, शुद्ध द्वैतवाद से। तो वल्लभाचार्य किससे हैं, शुद्ध द्वैतवाद से। तो 4, 3, 2, 1 इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 2, 1 इसमें ए में है, तो ए इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है। 9 का क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सी लड़ाई कब, देवराय की लड़ाई कब हुई थी। तो देवराय की लड़ाई हुई थी 14 अप्रैल 1959 में। कब हुई है ये वाली घटना, कब हुई है, 1600 है, सॉरी, कब की है ये, 1659 की है, ठीक है। बाकी ये जो तीनों घटनाएं हैं ये हैं 1658 की, ठीक। तो बनारस के पास सूजा की पराजय कब हुई थी, ये हुई है फरवरी में। कब हुई है, फरवरी में, 24 फरवरी 1658 को। सामूगढ़ की लड़ाई कब हुई है, सामूगढ़ की लड़ाई हुई है 29 मई में। कब हुई है, 29 मई में, ठीक है। अब कौन सी बची, धर्मत की विजय। धर्मत की विजय कब हुई है, तो 15 अप्रैल 1658 में। कब हुई है, 1658 में, ठीक है। तो ये जो तीनों घटनाएं, बनारस, सामूगढ़, धर्मत, ये 1658 की हैं, ठीक। अब सबसे पहले कौन सी हुई है, तो बनारस की लड़ाई। कौन सी हुई है सबसे पहले, बनारस की, ये 1 नंबर पे आ जाएगी, ठीक। उसके बाद में क्या हुआ था, उसके बाद में हुआ है सामूगढ़, उसके बाद फरवरी फिर हुई है धर्मत की विजय। धर्मत की विजय कब हुई है, तो 15 अप्रैल 1658 में। तो ये होगी दूसरे नंबर पे। फिर सामूगढ़ की लड़ाई हुई है 29 मई 1658 को, ये तीसरे पे। और देवराय की लड़ाई कब हुई है, 1659 में। कब हुई है, 1659 में। तो ये चौथे नंबर पे हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1 इसका हो जाएगा क्रम। 2, 4, 3, 1 इसमें या डी में है, तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो तारीख बताइए वो याद रखनी है आपको, तारीख है वो याद रखनी है। बनारस के पास सूजा की विजय 24 फरवरी 1658 को हुई थी। धर्मत की विजय 15 अप्रैल 1658 को। सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658, फरवरी, अप्रैल, मई। और फिर देवराय की लड़ाई 14 अप्रैल 1659 में। शासक हैं एक तरफ, कबीला है, मिलान करना है, ठीक है। तो इल्तुतमिश किससे थे, शमसी कबीला से थे, ठीक है। बलबन किससे थे, बलबन मंगोल या इलवरी, तो बलबन हो गए इलवरी से। और जमादुद्दीन याकूत किससे थे, हफ्सी से। और मंगू किससे था, मंगोल से। तो क्या हो जाएगा इसका, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 मिलान देखते हैं। 1, 3, 4, 2 किस में है, ए में है। किस में है, ए में। तो ए सही हो जाएगा। 1 इल्तुतमिश, शमसी वंश, शमसी कबीला। बलबन इलवरी कबीला, बलबन इलवरी कबीला। जमालुद्दीन याकूत किससे हैं, हफ्सी से, हफ्सी कबीला से। और मंगू किससे है, मंगोल कबीला से, ठीक है। अगला है, विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के सही क्रम को बताना है। तो इसकी तो ट्रिक क्या है, तो वैसे याद है। संगम, सालुव, तुलुव, अराविडू। क्या है, संगम, सालुव, तुलुव, अराविडू। कौन सा है, डी विकल्प सही है। संगम, सालुव, तुलुव, अराविडू ये विजयनगर पर वंश थे जिन्होंने शासन किया था। इनका क्रम है संगम, सालुव, तुलुव, अराविडू। 12 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, दक्कन की बहमनी स्थापत्य कला अपनी विशिष्ट मौलिकता और स्वतंत्र शैली के लिए प्रतिष्ठित है। बहमनी स्थापत्य कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो बहमनी स्थापत्य कला के बारे में बताना है। इसने अपने तत्व दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला शैलियों और सुदूर फारस की स्थापत्य शैलियों से प्राप्त किए। कहाँ से प्राप्त किए इसने अपने तत्व, दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य शैलियों से और सुदूर फारस की स्थापत्य शैलियों से प्राप्त किए थे। तो ये सही है, ठीक है। कहाँ से किए याद रखना, दिल्ली सल्तनत स्थापत्य से और फारस की स्थापत्य शैलियों से। दूसरा है, बहमनियों द्वारा निर्मित किले निसंदेह यूरोप के उसी काल के किन्हीं किलों से काफ़ी बढ़कर महानतम स्मारक थे। ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, गलत है दूसरा, ठीक है। तीसरा है, बहमनी स्थापत्य कला में हिंदू एवं इस्लामी दोनों शैलियों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रतिबिंबित है।
तो पहला और तीसरा दोनों सही हैं। तो पहला तीसरा किस में है? सी में है। तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहला और तीसरा दोनों सही हैं। ठीक है। अगला है सगुण भक्ति परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सगुण भक्ति परंपराएं विशिष्ट देवताओं जैसे विष्णु या उनके अवतारों की आराधना पर केंद्रित हैं। तो ये तो सही है, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला दूसरा विकल्प देखते हैं। दूसरा कथन दूसरा है सगुण भक्ति परंपराओं में देवी एवं देवताओं की अवधारणा मानवीय कृतीय मानव रूपी रूपों में की जाती है। तो ये दोनों ही सही हैं और 14 का उत्तर हो जाएगा सी। 14 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मिलान में बताना गलत युग कौन सा है? तो चिश्ती संप्रदाय जो था वो दिल्ली और दोआब क्षेत्र में था, बिल्कुल सही है। सोहरावर्दी सिंध में था, औलिया मध्य प्रदेश में, फिरदौसी बिहार में। तो औलिया वाला गलत हो जाएगा। औलिया मध्य प्रदेश में नहीं था। औलिया संप्रदाय औलिया कहाँ था? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है। और बाकी चिश्ती दिल्ली और दोआब, सोहरावर्दी सिंध, फिरदौसी बिहार, औलिया दिल्ली। अब सही है। ठीक। 15 में कौन सा गलत है? तो सी गलत है। 15 का उत्तर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न में मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। ठीक। तो हकीक ए हिंदी किसकी है? तो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की है। किसकी है? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की। तो पहले का हो जाएगा थर्ड। ठीक है। दूसरा है तहजीबुल अखलाक किसकी है? तो यह है इब्न मिस्काविया की। किसकी है? इब्न मिस्काविया की। ठीक है। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यूथ की। किसकी? यूथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूथ कंपटीशन की। किसके लिए? आरओ एआरओ और पीसीएस के लिए। आरओ और एआरओ पीसीएस के लिए। ठीक है। अगला है कुंजुल तिजार किसकी है? तो ये है बैलक अल कबायाकी की। बैलक अल कबायाकी की है। और अगला है जबाम्युल हिकायात किसकी है? तो ये है आपकी जहीरुद्दीन नस्र मोहम्मद औफी। ठीक है। तो थोड़ी कठिन सी हैं, इन्हें एक बार लिख लोगे तो याद हो जाएंगी। ठीक है। ये हो गई। तो इसका हो जाएगा तीसरा पहला, चौथा दूसरा। तो देखते हैं। तीसरा पहला और उसके बाद चौथा और उसके बाद दूसरा। इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, ए। अगले में फिर से मिलान करना है। तो ये आपके आधुनिक भारत के इतिहास के हैं। डी के कर्वे क्या है? इनका मुख्य रोल क्या था? तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी इन्होंने। सचिव थे ये किसके? विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। तो क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। ठीक है। और जेईडी बेथुन क्या है? कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या किया था? इन्होंने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के रूप में कार्य किया था। और BM मालावारी ने क्या किया था? बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। किसने? BM मालावारी ने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम एक जगह और आता है कि इन्होंने क्या किया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में इनका मुख्य योगदान है। किसमें? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में इनका मुख्य योगदान है। और वो कब आया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। कब आया था? 1856 में। ठीक है। तो याद रखना है आपको। डी के कर्वे ने क्या किया था? सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन के क्या थे? इन्होंने स्थापना की थी इसकी। और जेईडी बेथुन, इन्होंने कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं। और BM मालावारी ने बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष करना प्रारंभ किया था। ठीक है। तो 2 1 4 3 देखते हैं क्या है। 2 1 4 3 किसका है? 2 1 4 3 किस में दिख रहा है? सी में। तो सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला है भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था। प्रारंभ में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था। 16वीं शताब्दी में प्रारंभ में उनका बम्बई पर स्वामित्व था। उनके पास कोचीन, दीव और दमन में व्यापारिक बस्तियां थीं। मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था। तो ये चौथा नहीं होगा इसमें। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ठीक है। मुगलों ने किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित नहीं किया था। ठीक है। तो ये हो गए आपके 1 2 3 किस में दिख रहा है? अब 1 2 3 ए में दिख रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4 से 1/2% के सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया। किसने? शहजादा शुजा ने। तो ये तो कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा है मुर्शीद कुली खां जफर खां ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था दी। किसने? मुर्शीद कुली जफर खां ने। तो ये सही है।
ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को जो दस्तक मुगल शासकों ने दिया था वो इन्होंने क्या किया, वो भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क में बेच दिया। कौन? दस्तक एक क्या था, एक कागज था जिससे क्या बचता था, राजस्व कर बच जाता था, कर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, दस्तक विक्रय कर दिया था, कर दी किसे, भारतीय व्यापारियों को। तो ये भी सही है, तो 2 और 3 सही है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी। तो 2 और 3 किस में है, बी में है। तो 19 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 19 का उत्तर, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला है मराठाओं और ब्रिटिश के बीच निम्नलिखित संधियों कन्वेंशनों का कालक्रमानुसार सबसे पहले शुरुआत करते हुए व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सालवाई की संधि कब हुई है, तो सालवाई की संधि हुई है 1782 में। कब हुई है सालवाई की संधि, 1782 में। ठीक है, पुरंदर की संधि कब हुई है, 1776 में। कब हुई है ये, 1776 में हुई है। ठीक है, बड़गांव की संधि कब हुई है, 1779 में, 1779। और सूरत की संधि कब हुई है, 1775 में। अब देख लो सबसे पहले कौन सी हुई है, सूरत की 1775 में, फिर पुरंदर की होगी 76 में। तो हो जाएगा 4, 2। बड़गांव की संधि हुई है फिर 1779 में। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में हुई है सालवाई की संधि 1782 में। तो 4, 2, 3 1 किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आपको इनकी तिथियां याद रखनी है, तिथियां आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, 1775 में हुई है सूरत की संधि, 1776 में हुई है पुरंदर की संधि, 1779 में हुई है बड़गांव की संधि और 1782 में हुई है सालवाई की संधि। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? क्या था इसका उद्देश्य, क्या था? जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर लाना था। क्या था इसका उद्देश्य? भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था, यही उसका मुख्य उद्देश्य था। और 21 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा उत्तर, ए हो जाएगा। ठीक है, पहला ही मिल गया। सूची बनकर सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, जोनाथन डक्कन किससे हैं, बनारस का स्थायी बंदोबस्त से संबंधित हैं। कौन? जोनाथन डक्कन। थॉमस मुनरो किससे संबंधित हैं, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, रा से रा मिला दो। कॉर्नवालिस किससे हैं, तो कॉर्नवालिस से बंगाल का स्थायी बंदोबस्त से। और हाल्ट मैकेंजी किससे, मैकेंजी है महलवाड़ी से। तो इसका हो जाएगा 4, 3, 2, 1 और ए विकल्प बिल्कुल सही है। 22 का उत्तर क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा इनमें सही सुमेलित नहीं है? तो द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो पुस्तक है वो बी.डी. सावरकर की है। किसकी है? द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर। द सिपॉय म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये किसकी है? आर.सी. मजूमदार की है। अवध इन रिवॉल्ट 1857, ये वाला गलत हो गया आपका। द इंडियन म्यूटनीज किसकी है? एस.वी. चौधरी की है, तो ये भी सही है। तो ये जो पुस्तक है अवध इन रिवॉल्ट, 23 का जो उत्तर सी गलत है, ये 23 का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, ये वाला ही सुमेलित नहीं है। तो ये है आपकी रुद्रांशु मुखर्जी की है, रुद्रांशु मुखर्जी की है ये। ठीक है, याद रखना है आपको, रुद्रांशु मुखर्जी की पुस्तक है। कौन सी? अवध इन रिवॉल्ट। अवध इन रिवॉल्ट किसकी है? रुद्रांशु मुखर्जी की है। 23 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा 23 का सी। 24 है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। तो असफल रहा था, पता ही है आपको। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो क्या रहा? असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। ठीक है, तो ए और आर मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या स्पष्टीकरण है। तो 24 का उत्तर हो जाएगा ए। 24 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, प्रार्थना समाज के बारे में कथन बताना है, सही कथन क्या है? तो इसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था। ठीक है, यह महाराष्ट्र से संबंधित था प्रार्थना समाज, ये भी सही है। इसका विश्वास क्या था? एक ईश्वरवाद था, ये भी सही है। इसने ब्रह्म समाज को प्रभावित किया था? नहीं, इसने ब्रह्म समाज को प्रभावित नहीं किया था। तो चौथा नहीं होगा, 1 2 3 होगा। 1 2 3 किस में है? सी में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था, यह महाराष्ट्र से संबंधित था और इसका विश्वास क्या था? एक ईश्वरवाद था। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी किसने की थी?
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 1828 में। 1828 में की थी। किसने? बताओ, कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? चलो मैं ही बता दे रहा हूँ। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? 1828 में। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। और प्रार्थना समाज से कौन संबंधित है? तो केशव चंद्र सेन संबंधित है। प्रार्थना समाज से कौन संबंधित है? केशव चंद्र सेन। संस्था एक तरफ, सूची एक तरफ, दूसरी तरफ सूची दो है। मिलान करना है किसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो मिलान करना है किसका? 26 का। 26 का है। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ब्रह्म समाज की कब हुई थी? 1828 में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। दूसरा है बी, मानव धर्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मानव धर्म समाज की स्थापना हुई थी सूरत में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। कब हुई थी? 1875 में। और नदवा उल उलमा की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 3, 2, 1, 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। नीचे दिए गए कथन और कारण दिए। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव मिला था, इसे उसने अस्वीकार कर दिया था। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। दूसरा है वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान था, प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, अब इसकी देखते हैं क्या है। 27 का उत्तर क्या होगा? तो 27 का उत्तर क्या होगा? ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन एक दूसरे से कुछ मेल नहीं खा रहे, तो व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। अगला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया लीग किससे है? तो इंडिया लीग से संबंधित हैं शिशिर कुमार घोष। ठीक। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ से कौन संबंधित हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और ये तो बहुत ही फेमस संस्था है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन। ये है सर सैयद अहमद खान की। क्या है? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। ठीक है। तो 1, 2, 4, 3 इसका उत्तर हो जाएगा। और ये याद रखनी है कि इंडिया लीग किससे है? शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय संघ से कौन जुड़े हैं? भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ से सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन किसकी है? सैयद अहमद खान की। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1, 2, 4, 3 किस में है? डी में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। 29 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तो गलत हो गया। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था पहला अधिवेशन। गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था बम्बई में। कब? 1885 में। ठीक है। तो पहला तो ये गलत हो गया। अब देखते हैं दूसरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये सही है। ठीक है, ये सही है। कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो ये भी सही है। 2 और 3 सही है। ठीक है, 2 और 3 देखते हैं किस में है। 2 और 3 सी में है। तो इसका 29 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 29 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो पहले भाग में क्या आता है? पहले भाग में आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे में आती है नागरिकता। ठीक है। तीसरे में आते हैं मौलिक कर्तव्य और चौथे में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा? पहला ही रहेगा। फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा तीसरा। ठीक है, नागरिकता आ जाएगी। और फिर आ जाएगा क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद आ जाएगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक अधिकार पढ़ने समझ रहा था मैं। मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य तो बाद में जोड़े गए थे ना। ये आपका 4 के का में जुड़े हुए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये सबसे बाद में आ जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का उत्तर हो जाएगा, 30 का हो जाएगा बी। ठीक है, पहले में आ जाएगा संघ उसका राज्य से, फिर नागरिकता आ जाएगी, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाएंगे और फिर मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे।
किस पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से। कहाँ से? रूस से। अगला प्रश्न है, भारत का कथन पर विचार करना है। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं होगा, एक होता तो हो जाता। ठीक है, और दूसरा है, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। तो ये भी गलत है, दोनों ही गलत हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति जब चाहेगा तब इसे हटाएगा। ठीक है, और ये इस्तीफा, इसका सरकार के जाने आने से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, महान्यायवादी, अगर यहाँ पर ये होता भारत का महान्यायवादी सरकार का एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है, तो ये सही हो जाता। लेकिन भारत का सॉलिसिटर जनरल को कोई अनुमति नहीं है, न कोई अधिकार है। ठीक, किसको अधिकार है? भारत के महान्यायवादी को अधिकार है जो किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। ठीक है, वोट नहीं कर सकता ये सिर्फ। तो इसका क्या हो जाएगा? न तो पहला न ही दूसरा, तो इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। अगला है 32 में मिलान करना है सूची 1 का सरकार के प्रकार और मुख्य विशेषताओं से। ठीक है, तो पहला है, संसदीय सरकार में क्या होता है? तो संसदीय सरकार में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अध्यक्षात्मक सरकार में क्या होता है? शक्ति का पृथक्करण होता है। संघीय व्यवस्था में क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है। और एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है? शक्ति का केंद्रीकरण होता है। संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, विभाजन होता है। ठीक है, और एकात्मक व्यवस्था में क्या होगा? शक्तियों का केंद्रीकरण होगा। शक्तियों का क्या होगा? केंद्रीकरण। शक्तियाँ एक लोग के हाथ में होंगी। ठीक, तो ये हो गया। अध्यक्षात्मक क्या हो जाएगा? शक्ति का पृथक्करण हो जाएगा। और संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? पहले का क्या था? चौथा। 4 3 2 1, 4 3 2 1 किस में है? बी में है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला है, भारत एक संघात्मक राज्य है जिसमें एकात्मकता के सशक्त तत्व हैं। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। ठीक है, तो ये दोनों कथन और कारण सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? ये व्याख्या नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 34 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। ठीक है, सूची 1 में क्या है और सूची 2 में उसके देश के नाम है। ठीक, तो पहला है, विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? विधि के समक्ष समानता, तो ये इंग्लैंड से ली गई है। कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए आयरलैंड, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान, राज्य द्वारा अनुदान किससे लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, तो ये विधि वाले तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। विधि का समान संरक्षण, तो इसे ऐसे याद कर सकते हो, समान संरक्षण, जैसे सबसे शक्तिशाली कौन है? अमेरिका है। ठीक है, तो अमेरिका क्या करता है? सबको समान संरक्षण दे रहा है, मान लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से। कहाँ से ली गई है? जापान से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 1 3 4 किस में हो जाएगा? बी में हो जाएगा। और 34 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 34 का बी। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य भाग के 4 के ए में आते हैं, सही है। राज्य किस में आएगा? राज्य आ जाएगा 6 में। ठीक है, भारत का महान्यायवादी, ये वाला गलत हो जाएगा। और संघ तथा राज्यों की अधीन सेवाएं किस में आ जाएंगी? ये आ जाएंगी आपकी 14 में। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सी नहीं सही है, तो 35 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 35 का उत्तर क्या होगा? सी। 36 देखेंगे तो एक तरफ विषय दिया हुआ है, दूसरी तरफ अनुच्छेद है। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुच्छेद 16(4) में क्या है? पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण किस में है? 16(4) में है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। चलिए सी और डी विकल्प देखते हैं। 18 में क्या है? तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। क्या है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका
कण करने वाली विधियां, तो ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 36 का क्या होगा? सी। ठीक है। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अगला प्रश्न है 37 में मिलान करना है। अनुच्छेद 15 का किससे करना है? तो अनुच्छेद 15 का हो जाएगा भेदभाव की मना करता है। अनुच्छेद 15 क्या करता है? भेदभाव की मना करता है। अनुच्छेद 20 क्या करता है? बंदी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक। अनुच्छेद 25 क्या करता है? धर्म की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचार है। ठीक। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। ठीक। तो अनुच्छेद 15 भेदभाव की मनाही, अनुच्छेद 20 बंदी के विरुद्ध सुरक्षा, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 32 क्या करता है? संवैधानिक उपचार करता है। ठीक। तो 37 का उत्तर देख ले रहे हैं। 3 4 1 2 आया है। 3 4 1 2 किस में है? सी में है। तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। ठीक है। अगले में फिर से अनुच्छेद और प्रावधान है, इनका मिलान करना है। ठीक। तो अनुच्छेद 215 में क्या आता है? तो अनुच्छेद 215 कहता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो अनुच्छेद 215 में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, ऐसे मिलान कर लेते। अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 222 क्या कह रहा है? कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ये अनुच्छेद 222 के तहत है। ठीक है। अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32, ये तो आपको याद ही होंगे। अनुच्छेद 226 के पास में क्या है? कुछ जो रिट है निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। ठीक है। ऐसे ही अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के पास है। अनुच्छेद 32 के तहत 226 हो गया। अब क्या बचा? 227 बचा। 227 क्या है? सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। 227 में क्या है? दूसरा हो जाएगा। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति किस में है? 227 में है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालयों का अभिलेखी न्यायालय होना किस अनुच्छेद में है? 215 में है। और अनुच्छेद 226 क्या है? कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। 226 215 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी इन्हें भी देख लो। ठीक, तो इसका हो जाएगा 4 1 3 2। क्या हो जाएगा? 4 1 3 2। तो किस में है? 4 1 3 2। 4 सबसे पहले किस में आ गया है? ए में है और डी में है 4 1। तो ये ए वाला सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ए बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी मैंने मिलान करके बता ही दिया है। अनुच्छेद 40 भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? तो यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। ये सही हो जाएगा पहला। ठीक है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। ये गलत है। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। पहला और तीसरा किस में है? सी में। तो 40 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा? सी। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में सही बताना है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। ठीक है, तो वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। बिल्कुल सही है। उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। ये भी सही है। यह प्रत्यक्ष रूप से, तो ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता है। तीसरा वाला तो गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा किस में सही है? बी में सही है। विधान परिषद के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। निर्वाचित सदस्य संसद के और विधानसभा के इसमें भाग लेते हैं। कौन? निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो 1 2 4 सही है। 41 का हो जाएगा सी, बी। 41 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, उसमें एक तरफ राष्ट्रपति दिए हैं, दूसरी तरफ अवधि दी है और उनका मिलान करना है। क्या मिलान है? ठीक है, तो फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी। ठीक है, तो इसका मिलान करना है। फखरुद्दीन अली अहमद किससे जुड़े हुए? इनका कार्यकाल क्या था? इनका था 1974 से 77। ठीक है, उसके बाद एन संजीव रेड्डी, इनका था 77 से 82। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या था? 67 से 69। और बीबी गिरी का क्या था? 69 से 74। ठीक है, अगर क्रम से पूछा जाता तो पहले कौन आता? डॉक्टर जाकिर हुसैन आते, फिर बीबी गिरी आते, फिर फखरुद्दीन अली अहमद आते और फिर एन संजीव रेड्डी आते।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसमें सी में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्ताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित किसकी राय लेगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्ताओं से संबंधित किसी प्रश्न पर कोई निर्णय लेगा तो किससे सलाह लेगा। लोकसभा अध्यक्ष से, निर्वाचन आयोग से, उच्चतम न्यायालय से, महान्यायवादी से। 43 का उत्तर हो जाएगा बी। किससे सलाह लेगा? निर्वाचन आयोग से। ठीक है, 43 का उत्तर क्या हो जाएगा? 43 का हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। भाग कौन लेता है? निर्वाचित सदस्य लेते हैं, लोकसभा के और किसके? विधानसभा के। अब दूसरा है सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्याध्यक्ष केवल नाममात्र अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए सादृश्य नहीं है? शक्तियों पर संवैधानिक प्रतिबंध, मंत्रिपरिषद के परामर्श से अपने कार्यों का निष्पादन, न तो संसद और न किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न होना। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया। तो सादृश्य कौन सा नहीं है भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए? वो है आपकी डी, महाभियोग प्रक्रिया। 45 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। ये भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, तो ये गलत हो जाएगा। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। ये भी सही है। तो 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित नहीं होती है। ठीक है, उच्च सदन भी जाता है। तो 46 का हो जाएगा सी। राज्यसभा के संदर्भ में कथन है राज्यसभा के मूल को 1919 के विगत वर्ष में खोजा जा सकता है, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 का अनुसरण करते हुए काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाने गए द्वितीय सदन का सृजन किया गया। राज्यसभा को यह घोषित करने की विशिष्ट शक्तियां हैं कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के किस विषय को संदर्भ में विधि निर्मित करे। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। और 47 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 47 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, सी। अगला है लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित है। ये सही है। किस पर है? राज्यों की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर। भारत के संविधान के 84वें संविधान संशोधन द्वारा अधिरोपित निर्वाचन क्षेत्रों परिसीमन पर लगी रोक को हटा लिया गया। तो ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। 48 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। सूचियों का मिलान करना है। सूची का क्या करना है? मिलान करना है। तो प्रवर समिति क्या होती है? प्रवर समिति, प्रवर समिति बिल की खंड से समीक्षा करती है और परिवर्तनों का सुझाव देती है। कौन? प्रवर समिति। तो पहले का हो जाएगा चौथा। ठीक है। लोक लेखा समिति क्या करती है? तो सरकारी पैसा सविवेक ढंग से खर्च हुआ या नहीं, इसकी परीक्षा करती है लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति। तो बी का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अगला है कार्य सलाहकार समिति क्या करती है? विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का विनिधान करती है। कार्य सलाहकार समिति कार्य का के विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का क्या करती है? निधान करती है। तो क्या हो जाएगा? कार्य सी का क्या हो जाएगा? सी का पहला हो जाएगा। ठीक है। और प्राक्कलन समिति क्या है? प्राक्कलन समिति बजट में विभागीय व्यय की जांच करती है। प्राक्कलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और लोक लेखा समिति भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो 4 3 1 5 इसका उत्तर हो जाएगा। पहले का क्या था? चौथा। और दूसरे का क्या है? तीसरा। 4 3 1 5। 4 3 1 5 किस में है? ए में है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। और इस क्लास का अंतिम सवाल है 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोई व्यक्ति जब तक उसने 30 वर्ष की आयु पूरी न की हो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं है। ठीक है, 30 वर्ष की आयु पूरी न की हो। एक ही व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ये सही है। एक ही व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा सही है। तो क्या हो जाएगा? बी। ठीक है।
आज की क्लास आपको कैसी लगी? हम इसमें RO ARO आपने देखा होगा कि जो पेपर का लेवल है मॉडल पेपर का वो कठिन है, ठीक है, क्योंकि आजकल अब कंपटीशन क्या हो गया, बढ़ गया है, पेपर ऐसे ही आ रहा है। आपने अगर पिछली बार जो हुआ था अभी फरवरी में फरवरी वाला पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा कि पेपर का लेवल क्या हो गया है। तो आज की क्लास में यही 50 प्रश्नों को ख़त्म करते हैं। हमने आज कुछ इतिहास के और कुछ पॉलिटी के प्रश्न किए हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।